नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस बीए पर। इस क्लास में हम देखेंगे होम साइंस 6 सेमेस्टर बीए 6 सेमेस्टर का पेपर सेकंड और यूनिट नंबर 5। ये जो सेकंड पेपर है ये 2 पार्ट में डिवाइड है। पार्ट ए जो था वो रिसर्च से संबंधित पूरा टॉपिक था, उसको हमने कवर कर दिया है। अब ये पार्ट बी देखेंगे जो महिलाओं के विकास के बारे में है या महिलाओं के बारे में है। तो आज से हम अपना पार्ट बी शुरू करेंगे। तो ये यूनिट नंबर 5 और पार्ट बी का पहला चैप्टर है, महिलाओं विकास में महिलाएं। जो भी विकास हो रहा उसमें महिलाओं का क्या योगदान है या महिलाओं ने अपने स्तर तक कितना विकास किया है। तो आज हम महिलाओं के विकास के बारे में देखेंगे। विकास की संकल्पना अत्यधिक बहस का विषय है। संदर्भ के आधार पर इसका अर्थ अधिकतर बदल दिया जाता है, लेकिन जो पहले विकास था वो मुख्य रूप से आर्थिक विकास से जुड़ा था। लेकिन अभी हाल के वर्षों में स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल, लोकतंत्र, लिंग समानता आदि जैसे अनेक संसूचकों को शामिल करने पर यह नवीन संकल्पना उभर कर आई है कि विकास होता क्या है। एक विकसित भारत समाज में संसाधनों और शक्ति को साझा करने में समानता और न्याय सम्यता होनी चाहिए। तो इस तरीके से विकास का जो मतलब होता है, कोई एक टॉपिक नहीं होता कि यही विकास है। विकास का मतलब जो है बहुत ही ज़्यादा विस्तृत होता है। विकास शब्द जटिल, विवादास्पद और अस्पष्ट है, क्योंकि विकास कोई छोटा समूह नहीं है कि इसके बारे में जल्दी से वर्णन कर दिया जाए। यह बहुत ही गहन अध्ययन करने के बाद स्पष्ट होता है। विस्तार से विकास को ऐसे सामाजिक बदलाव के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो लोगों को उनकी मानव क्षमता पाने में सक्षम बनाने में सहायता करता है। विकास कोई वस्तु नहीं है, बल्कि यह एक गतिशील संकल्पना होती है जो हमेशा चलती रहती है या कभी ख़त्म नहीं होती है। विकास जो होता है, जब 9 महीने के भीतर जब बच्चा माँ के पेट में आता है गर्भाधान की अवस्था में, तब से विकास शुरू होता है और विकास तब तक चलता है जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती। तो विकास ऐसा एक साधन है जो कि जीवन पर्यंत बिना रुके चलता रहता है। लिंग का संबंध सामाजिक विशेषताओं और पुरुष एवं महिला होने से जुड़े अवसरों तथा स्त्री पुरुष, लड़कियों और लड़कों के बीच आपसी संबंधों से होता है। ये संबंध सामाजिक तौर पर निर्मित होते हैं और सामाजिकरण प्रक्रियाओं द्वारा इन्हें समझा जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के बारे में 2 लाइन लिखा है। अब हम देखेंगे, महिला वो शक्ति है, भारत की नारी है, न कम में न ज़्यादा में वह भारत के विकास में बराबर की भागीदारी है। जितना भी विकास हो रहा है भारत में, उसमें जो महिलाओं का भागीदारी है वो बराबर का है। स्त्री और पुरुष दोनों बराबर समझे जाते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात में कही गई ये पंक्तियाँ अपने आप में एक सार प्रस्तुत करती है और साथ ही मन में एक सवाल खड़ी करती है कि महिलाओं का देश के विकास में कितना योगदान है। क्या महिलाओं की भागीदारी के बगैर देश का विकास संभव नहीं है? उसी परिप्रेक्ष्य में कार्ल मार्क्स ने कहा है कि किसी देश का विकास किस गति से होगा, इसका अनुमान उस देश की महिला स्थिति को देखकर ही लगाया जा सकता है। अगर किसी देश की विकास दर को देखना कि उस देश में महिलाओं की क्या स्थिति है, क्या स्थिति है कि वो घर में बाहर किस तरीके से वो अपना जीवन यापन कर रही हैं, क्या स्थिति है, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस हिसाब से महिलाओं की स्थिति होती है उसी हिसाब से हमारे देश का विकास संभव होता है। यदि प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी देखें या महिलाओं की कार्यबल में सहभागिता से देश की वृद्धि तीव्र गति से बढ़ेगी, तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में महिला कार्यबल की बराबर भागीदारी से देश की जीडीपी में 27% तक वृद्धि की जा सकती है। जो देश की बढ़ने वाली जीडीपी है उसमें अगर महिलाओं का बराबर का योगदान रहा तो कितना परसेंट, 27% तक वृद्धि की जा सकती है। महिला भागीदारी से घर की आय दुगनी हो जाएगी। तो इस तरीके से महिलाओं का जो सहयोग है वो विकास में पूरी तरीके से बराबर होता है।
उसके बाद महिलाओं का राजनीति मामले में, जैसे महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ने से राजनीति में ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, परोपकारिता, सहानुभूति, समन्वय जैसे गुणों का विकास होता है, क्योंकि महिलाओं में ये सारे जो गुण होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर भी महिलाओं के लिए 2 पंक्ति लिखी गई है। जैसे यदि एक पुरुष को शिक्षित किया जाता है तो वह एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन एक महिला को शिक्षित किया जाता है तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। तो इस शब्द से आप समझ सकते हैं कि महिलाओं का कितना योगदान होता है। अगर पुरुष की बात करें तो पुरुष शिक्षित होगा, सिर्फ वह खुद शिक्षित होगा, लेकिन अगर महिला शिक्षित होगी तो उस परिवार में, उस महिला के परिवार में जितने भी रहने वाले सदस्य हैं वहाँ के सारे सदस्य शिक्षित हो जाएंगे, क्योंकि हमारे घर में जितनी भी एक्टिविटी होने वाली है वो पुरुष से ज़्यादा महिलाओं को पता होता है कि क्या चीज़ घर में सही है, क्या गलत है, किस तरीके से हम मैनेज करके रखें कि सामान की बर्बादी ना हो, उसका पूर्णतः उपयोग हो जाए। जैसे चूल्हों से होने वाले प्रदूषण के प्रति जागरूकता, अतार्किक कृषि को पर्यावरण अनुकूल बना सकते हैं। घर में महिलाएं यदि बिजली को मितव्ययी तरीके से उपयोग करें, पानी की बर्बादी ना होने दें, तब बड़े स्तर पर पर्यावरण की सुरक्षा की ओर आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि महिलाएं जो है किस तरीके से एक घर को अच्छे से संभाल कर रखती हैं। उसके बाद आगे, यदि भविष्य होगा तो वह हरित होगा, यदि वह हरित नहीं है तो वह भविष्य भी नहीं है। तो इस तरीके से यह हरित के बारे में बताया जा रहा है। तब हम देखेंगे कि जो ग्राफ के माध्यम से समझाया गया है कि जो महिला भागीदारी है वो किस तरीके से, जैसे महिला भागीदारी हो गई सतत विकास में, समावेशी विकास और हरित एवं स्वावलंबित विकास में किस तरीके से महिला का जो भागीदारी है वो पूरी तरीके से समर्पित है। अब यहाँ पर हम स्वामी विवेकानंद जी की लाइन को देखेंगे। उन्होंने कहा है कि जो कार्य 500 पुरुष दशकों में पूरा करेंगे वही कार्य मैं मात्र 50 समर्पित स्त्रियों की सहायता से कुछ वर्षों में पूरा कर सकता हूँ। तो कहाँ 500 कहाँ 50, आप देख रहे हैं कि 450 का अंतर आ रहा है अगर किसी कार्य में स्त्रियों की पूर्ण समर्पित भावना अगर कर दी जाए तो। उसके बाद महिलाओं के लिए सरकार की तरफ से कुछ योजनाएं चलाई गई, जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, पंचायत स्तर पर 1/3 आरक्षण, मनरेगा में आरक्षण, मातृत्व सुरक्षा अभियान, प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहन, मुद्रा योजना, जेंडर बजटिंग आदि अनेक कार्यक्रम चलाकर महिला सशक्तिकरण करने की कोशिश की गई है। हम यहाँ पे देखेंगे महिलाओं के लिए कितनी अच्छी लाइन लिखी गई है। वास्तव में एक पंख से उड़ना किसी भी पक्षी के लिए मुश्किल होगा। देश के दोनों पंखों स्त्री व पुरुष की बराबर सहभागिता के माध्यम से भारतवर्ष रूप पक्षी विश्व रूपी आकाश में ऊंची उड़ान भर सकेगा। तो देखेंगे आप कितनी अच्छी लाइन लिखी गई है महिलाओं के बारे में और पुरुष के बारे में कि जो महिला और पुरुष होते हैं वो विकास के एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। बिना महिला के विकास करना असंभव है, बिना पुरुष के विकास करना असंभव है। तो इस तरीके से अगर कहीं भी हमें विकास करना है तो महिला और पुरुष दोनों का बराबर योगदान होना चाहिए। उसके बाद आगे देखें महिला शिक्षा के लिए क्षमता निर्माण। जो महिलाओं की शिक्षा के बारे में क्षमता निर्माण है तो उनके लिए क्या, जैसे समाज में महिलाओं की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक ऐसे क्षेत्र हैं जहां महिलाओं को अक्सर उनके पदों पर स्वीकार किया जाता है। जब उन्हें इस क्षेत्रों में भाग लेने की आवश्यकता होती है तो उनके पास प्रभावी प्रतिभा और क्षमताएं होनी चाहिए जो उन्हें ऐसी प्रभावी ढंग से कार्य करने की अनुमति दे। तो इस तरीके से महिलाएं आज के समय में हर जगह पे काम कर रही हैं और करती भी हैं, करनी भी चाहिए, लेकिन उनके पास उस कार्य को करने की एक क्षमता होना चाहिए, क्योंकि बिना क्षमता के वो कार्य नहीं कर सकती हैं। और क्षमता का मतलब यहाँ ज्ञान से हो गया। अगर उस कार्य से संबंधित उनको ज्ञान है तो वो उस कार्य को बहुत ही आसानी से और जिम्मेदारी से अच्छे से कर पाएंगी। महिलाओं को अपने कौशल और प्रतिभा के अलावा अपनी भागीदारी को प्रभावित करने वाले चरों के बारे में भी जागरूकता बढ़ानी चाहिए।
किसी भी देश को पूर्ण रूप से विकसित होने के लिए वहाँ की महिलाओं का शिक्षित होना जरूरी है। यह एक तरह से उस दवाई की भांति होता है जो मरीज को ठीक होने में मदद करता है और फिर उसे सेहतमंद करने में मदद मिलता है। महिला शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भारत को आर्थिक रूप से तथा सामाजिक रूप से विकसित करने में महिला शिक्षा उस तरह का औजार है जो भारतीय समाज और अपने परिवार का, अपने हुनर का तथा ज्ञान से सकारात्मक प्रभाव डालती है। हमारे जो समाज सुधारक थे उन्होंने महिलाओं के बारे में भी बहुत कार्य किए हैं। तो उनके इस प्रयास से ही आज हमें इतनी ज़्यादा आज़ादी मिली है कि राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर कुछ ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान महिलाओं के विकास के लिए काफ़ी सराहनीय कार्य किए हैं। महिलाओं में बढ़ता शिक्षा का रुझान से भारत में महिला साक्षरता नए जमाने की अहम ज़रूरत है। महिलाओं के शिक्षित हुए बिना हम देश के उज्जवल भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। परिवार, समाज और देश की उन्नति में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इस तरीके से अब का जो समय है तो महिलाओं में शिक्षा के प्रति जो रुझान है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश की अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो हमारा देश ही बहुत अच्छे से बहुत जल्दी विकास कर पाएगा। उसके बाद में महिलाओं में निर्णय लेने की क्षमता, जो भी कोई कार्य होता है, जो भी कोई डिसीजन लेना है तो उसमें किस तरीके की महिलाओं की क्षमता होनी चाहिए। महिलाओं में निर्णय लेने की क्षमता पुरुषों से कमतर नहीं है। हालांकि कुछ गिनी चुनी महिलाओं ने ही अपनी दृढ़ निर्णय क्षमता का परिचय दिया है। महिलाएं निर्णय लेते समय निर्णय लेने का दृष्टिकोण अपनाती हैं। वे निर्णय की वैधता के बारे में आश्वस्त होती हैं और कोई भी निर्णय लेने से पहले उसके फायदा और नुकसान का विश्लेषण करती हैं। तो उसी तरीके से अगर निर्णय लेने की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि पुरुष ही ज़्यादा बेहतर होते हैं। महिलाएं भी अच्छा डिसीजन लेती हैं और सही डिसीजन लेती हैं। महिलाओं के अंदर ये विशेषता होती है कि वो पास्ट और फ्यूचर सही और गलत देख करके निर्णय लेती हैं, जो कि उनका निर्णय सही साबित होता है। उसके बाद आगे महिलाएं क्यों निर्णय क्रिया और नेतृत्व में भागीदारी बने। यह प्रजातंत्र का आधारभूत सिद्धांत है कि जीवन के सभी मार्गों में निर्णय लेने की और नेतृत्व में भागीदारी का समान अधिकार है। आदर्श रूप में विशिष्ट रुचियों और स्वरूप वाले समूहों के प्रति निर्धारण निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और नेतृत्व में प्रत्यक्ष रूप से भागीदार होती हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी मुद्दों पर विचार किया गया है और तारतम्य में लिए गए निर्णय में सभी के विचारों को सम्मिलित किया गया है। अगर ये बात की जाए कि क्यों महिलाओं की ज़रूरत पड़ती है कि वो भागीदारी बने, अगर एक सिक्के के दो पहलू महिला और पुरुष दोनों को अगर साथ में विकास करना है कि दोनों को उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। जितना इम्पोर्टेंस हम पुरुष को दे रहे हैं उतना महिला को भी देंगे, और महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया लेने में भी शिक्षित होना चाहिए कि किस तरीके के हम कार्य करेंगे तो हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, हमारे परिवार के लिए क्या सही गलत है। तो इस तरीके उनके अंदर भी क्षमता होनी चाहिए और बराबर का भागीदारी उन्हें बनना चाहिए। उसके बाद आगे है क्यों महिलाओं का नेतृत्व सीमित है। जो महिलाओं का नेतृत्व होता है क्यों सीमित करके रखा गया है उसको। अधिकांश पारंपरिक समाजों में लड़कियों को घर और परिवार तक ही सीमित रखा जाता है जहाँ वे सुरक्षित होती हैं। तो इस तरीके से उनका एक दायरा बना हुआ है कि वो घर पे रहेंगी तो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगी, और उसके पालक, शिक्षक, भाई आदि उसके आधार पर निर्णय लेते हैं। इसके परिणाम स्वरूप लड़कियों में औपचारिक नेतृत्व की स्थिति में प्रभावशाली कार्य करने के लिए आवश्यक कौशल और आत्मविश्वास का अभाव देखा जाता है। तो देखा जाता है कि हमारे समाज की जो ग्रामीण स्थिति है उसमें क्या होता है कि लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि वो घर में रहेंगी तो सुरक्षित रहेंगी, उनका काम घर में करना है, घर में रहना है, और उनका जितना भी कार्य है वो घर से संबंधित रहेगा। तो इसलिए उनका जो डिसीजन का जो समय होता है, उनके घर में जो पुरुष होते हैं, जो उनका पालक होते हैं, जो माता पिता भाई होते हैं, तो वो डिसीजन लेते हैं उनके बारे में। वो अपने बारे में भी कोई निर्णय नहीं ले सकती हैं। इसीलिए उनका जो स्तर है वो नीचे गिरता जा रहा है और उसको बराबर का अधिकार नहीं दिया जा रहा। इसीलिए उनके अंदर आत्मविश्वास की भी कमी देखी जाती है। उसके बाद व्यक्तिगत स्तर पर निर्णय क्रिया में महिलाओं के वर्तमान स्तर को सुधारने हेतु सुझाव। जो निर्णय
क्रिया होती है व्यक्तिगत महिलाओं के लिए, तो उनमें सुधार जो आज के वर्तमान समय है उसको सुधारने की आवश्यकता है। तो इसके लिए क्या सुझाव दिया गया है, जैसे व्यक्तिगत स्तर पर शायद सबसे पहले चीज़ यह आवश्यक है कि हमें अपने बच्चों के पालन पोषण के तरीके में परिवर्तन लाना होगा। हमें अपनी लड़कियों को अवसर प्रदान करना चाहिए ताकि वे अपने निर्णय क्रिया के कौशल और नेतृत्व क्षमता का विकास कर सकें, और हमें अपने लड़कों को इस बात का प्रशिक्षण देना चाहिए कि वह अपनी बहन को समान रूप से आदर प्रदान करें। तो इस तरीके से हमें घर से ही शुरुआत करनी चाहिए, अपने बच्चों से ही पालन पोषण के तरीके में थोड़ा सा बदलाव ला करके लड़के को लड़के का काम और लड़कियों को लड़कियों का काम सिखाना चाहिए, तथा दोनों को बताना चाहिए कि दोनों बराबर हैं, दोनों में किसी माता पिता के द्वारा किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं करनी चाहिए, और भाई को भी अपने बहन के लिए भेदभाव नहीं करना चाहिए। और शायद इस तरीके से अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आज के समय में जो होने वाली इतनी दुर्घटना तथा इतनी भ्रष्टाचारी है, तो इस तरीके से ये ना हो। उसके बाद अब हम देखेंगे महिलाओं के लिए अवसर, कौन कौन से अवसर होते हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्हें जीवन के सभी पहलुओं में समान अधिकार और अवसर मिलने चाहिए। महिला सशक्तिकरण का मतलब है कि महिलाएं अपने जीवन से जुड़े सभी फैसले स्वयं ले सकें और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकें। महिलाओं को सम्मानजनक जीवन जीने, अपने शरीर और जीवन के बारे में विकल्प चुनने और शिक्षा, रोजगार और निर्णय लेने वाले पदों तक समान पहुंच के लिए पुरुषों के समान अधिकार और अवसर मिलने चाहिए। जिस तरीके से हमारे सभ्य समाज में पुरुषों को अवसर दिया जाता है, पुरुषों को अधिकार दिया जाता है, उसी तरीके से अगर महिलाओं को भी दिया जाएगा तो ये जो आज की बढ़ती समस्या है इसको रोका जा सकता है। तो कौन कौन से अधिकार, जैसे महिलाओं के अवसर बढ़ाने के कुछ तरीके हैं, जिससे कौन कौन से अवसर बढ़ा करके उसका हम महिलाओं को आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। जैसे महिला नेतृत्व वाले व्यवसायों को बढ़ावा देना, महिलाओं की राजनीतिक और अन्य निर्णय लेने में भागीदारी को बढ़ावा देना, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ाना, महिलाओं के लिए बेहतर आर्थिक माहौल को बढ़ावा देना, महिलाओं को प्रशिक्षण देना, महिलाओं को सशक्त बनाना। तो इस तरीके से महिलाओं के बारे में कई सारी चीज़ों को हम ध्यान में रख करके उनका आत्मविश्वास हम बढ़ा सकते हैं। किसी भी देश और समाज में महिलाओं को मुख्य धारा में शामिल किए बिना विकास और प्रगति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर हमें किसी देश की विकास करना है तो उसमें महिलाओं के विकास के बारे में भी सोचना होगा, तभी हमारे देश का विकास हो सकता है। उसके बाद महिलाओं के बारे में कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसके बारे में ध्यान दिया गया है तथा कुछ योजनाओं को लागू किया गया है, जैसे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि 2019 से 21 के बीच चालू की गई थी, जिसमें से 42% महिलाएं इसका लाभ ले चुकी हैं। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम आज बच्चों की प्रतिभा, सुरक्षा और शिक्षा को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभा रही है। महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया गया है और उनके जीवन को प्रभावित करने का निर्णय लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जलाऊ लकड़ी, गोबर के उपलों और प्लांटों से खाना बनाने से महिला को प्रदूषण से कई नुकसान होता था, तो उससे उन्हें बचाने के लिए एक स्वतंत्र अध्ययन में पाया गया कि भारत में सिलेंड्रोन के उपयोग से परिणाम स्वरूप 1.5 लाख पाउंड को पुनर्जीवित किया गया। मतलब जो सिलेंडर का प्रयोग करते हैं, इससे उनसे प्रदूषण से होने वाले दिक्कत से बचाने में हम इतना % तथा इतने 1.5 लाख पाउंड को पुनर्जीवित उनको फिर से जीवन दान मिला है। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.5 करोड़ घरों में महिलाओं को सह स्वामित्व का अधिकार दिया गया। उद्यमिता को मंजूरी देने के लिए सरकार ने 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की थी, जिसमें उद्यमिता को 10 लाख रुपए तक कर्ज दिया गया। कुल 32 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त करने वाले 68% महिलाएं लाभार्थी हुई तथा प्रधानमंत्री जन धन योजना का लक्ष्य वित्तीय समझ और वित्तीय सेवाएं तक अधिक से अधिक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करना। मार्च 2022 तक 45 करोड़ जन धन जमा हो गया, जिसमें शामिल से अधिक यानी 56% या 25 करोड़ महिलाएं हैं।
तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारे सभ्य समाज में महिलाओं की शिक्षा कितनी ज़्यादा आवश्यक है। बिना उनके शिक्षा के हम उनका विकास नहीं कर सकते हैं। अगर महिलाओं का शिक्षा में विकास होगा तभी हमारे देश का विकास होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे के वीडियो में हम आगे कवर करेंगे, नहीं तो यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वीडियो आप पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।